ECS T10 में मोस्टली तुम जो भी मैचेस देखोगे उसमें प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं खेल रहे। 2.25 करोड़ का एक मेगा कॉन्टेस्ट ग्रैंड लीग है। यहाँ पर एक नॉर्मल ग्रीन कलर की मैट रहती है, तो उसी वजह से ना बॉल यहाँ पर स्पिन या फिर स्विंग नहीं हो पाती उतनी अच्छे से। दोनों ही टीम्स के तुमको टॉप ऑर्डर बैट्समैन ऐड कर लेने हैं अपनी टीम में कि 3 मेंबर और 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट में तुम्हें किस प्रकार की टीम बनानी है T10 के लिए। T10 एक और नया वीडियो T10 के ऊपर। T10 की अपन एक्चुअली एक सीरीज बना रहे हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी T10 के बारे में बात करते हुए कि यहाँ पर पैसे लगाना वर्थ इट है या नहीं। फिर उसी वीडियो में हमने एक्चुअली बात की थी कि किस तरीके से आप ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हो। अब वो वीडियो को काफी अच्छे व्यूज आए हैं और तुम सोचोगे क्यों। देखो, वीडियो एक्चुअली इंटरेस्टिंग है और लोग बैठकर देख रहे हैं। जब लोग बैठकर देखते हैं, यूट्यूब एल्गोरिथम को लगता है कि भाई वीडियो इंटरेस्टिंग है, देखने वाली चीज है, तो दूसरों को भी रेकमेंड करता है। तो उसी के चलते मुझे लगता है जो भी T10 वाली पब्लिक है, जिसको T10 में इंटरेस्ट है, उन सभी के काम की चीज है। तो जाकर तुम भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको भी थंबनेल दिखेगा या फिर आपको यहाँ पता नहीं कहाँ, लेकिन दिख जाएगा। वहां पर टैप करते ही वो डायरेक्टली आपको उस वीडियो पर लेकर जाएगा वो। फिर उसके बाद हमने बात की कि T10 की टीम तुमको कहाँ मिलेगी। अब तुम सोचोगे कि यार तुम भी तो दे सकते हो। नहीं भाई, फैंटेसी एम्पायर कोई भी T10 की टीम नहीं देता, क्योंकि ठीक है नहीं देता, इतना जान के लो। बट जो पब्लिक को अभी T10 में इंटरेस्ट है, उनको अगर टीम चाहिए मतलब चाहिए, तो उनका क्या। तो फिर मैंने उनके लिए लाए कुछ टॉप 3 T10 के चैनल्स, टेलीग्राम के चैनल्स, जहां पर तुमको मिलेंगी एकदम परफेक्ट टीम्स, एकदम परफेक्ट। अब ये जो मैं बता रहा हूँ, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, ये मत कह देना कि हाँ भाई पेड प्रमोशन रहेगा ऐसा वैसा ना। कोई पेड प्रमोशन नहीं है उसमें। मैंने जो जेन्युइन चैनल्स रखते हैं, जहां पर मैंने ग्रोथ देखी और जिनकी टीम्स में देखता हूं, उनके बारे में मैंने बात की। और एक एक चैनल, जो 3 चैनल्स है, वो एक एक चैनल की मैंने एक यूनिक बात बताई है कि इसके पास आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, वो फायदा तुम्हारा वहां होगा, सिर्फ वही चैनल पर होगा। तो ये चीजें मैंने तुमको बताई है उस वीडियो में। वो वीडियो का भी थंबनेल वगैरह तुमको यहाँ दिख जाएगा। अब देखो, वो जो 3 चैनल्स है ना, वहां पर कैसा है, तुमको टीम्स मिलेंगी और वही टीम्स बाकी लोग भी कॉपी करेंगे। ठीक है, फ्री की टीम्स है भाई। अब ऐसे में क्या होता है, क्लैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नई करके जिन्होंने वो 3 चैनल्स ज्वाइन किए ना, उनको पता रहेगा कि कौन सी टीम्स उनको वहां मिलती है। स्मॉल लीग की टीम्स मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर कोई ग्रैंड लीग की टीम अपने चैनल पर अपलोड कर रहा है तो ठीक है, वो तो तुमको पता रहेगा अगर तुमने उनको फॉलो किया है। बट हाँ, मोस्टली स्मॉल लीग की टीम रहती है। अब स्मॉल लीग की टीम में तुम खुद कुछ चेंजेस करते हो तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर तुम खुद ब खुद बोलते खुद की टीम बनाना चाहते हो, तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी भाई। तो ऐसे में आज का टॉपिक हमारा वही रहेगा कि 3 मेंबर और 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट में तुम्हें किस प्रकार की टीम बनानी है T10 के लिए। देखो, सबसे पहला पॉइंट आज का यही रहेगा और पॉइंट बाय पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे। 2 प्रकार के T10 मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। एक तो रहता है ECS T10 और दूसरा रहता है किसी कंट्री का स्पेसिफिक T10। ECS के बारे में तुम जानते हो, यूरोपियन वाला। लेकिन जो कंट्री स्पेसिफिक रहता है, उसमें तुम देख सकते हो अबू धाबी T10, फिर तुम देख सकते हो वेस्ट इंडीज का T10 जो है, जिम्बाब्वे का T10 है, ओमान है। ठीक है, तो ऐसे कंट्री स्पेसिफिक कोई T10 रहता है, वो अलग रहता है। और ECS T10 थोड़ा अलग रहता है। अब अलग है तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर तुम्हें स्ट्रैटेजी भी अलग यूज करनी पड़ती है। ECS T10 में जो तुम टीम बनाओगे, जिस हिसाब से आप प्लेयर्स को ऐड करोगे, वहां तुमको थोड़ी और मतलब ना स्ट्रैटेजी सोच रखनी पड़ती है। और नॉर्मल अगर कोई अबू धाबी T10 अगर बात करे, तो वहां पर तुम्हें थोड़ा अलग टीम बनाना पड़ता है, अलग प्रोसेस रहता है। सबसे पहले बात करते हैं ECS T10 की। देखो, यहाँ पर ना तुमको कोई रियल पिच नहीं दिखता। यहाँ पर एक नॉर्मल ग्रीन कलर की मैट रहती है, तो उसी वजह से ना बॉल यहाँ पर स्पिन या फिर स्विंग नहीं हो पाती उतनी अच्छे से। तो बैट्समैन लोगों को ना बहुत अच्छा फायदा होता है, काफी एडवांटेज रहता है बड़े बड़े शॉट्स खींच के मारने का। और फिर तुम सोचोगे कि यार वो प्लेयर बहुत अच्छा है भाई, वो उस कैलिबर का है तभी जाकर इतना अच्छा खेल रहा है। नहीं, जरूरी नहीं है। ECS T10 में मोस्टली तुम जो भी मैचेस देखोगे उसमें प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं खेल रहे। जो भी खेल रहे हैं वो पार्ट टाइम प्लेयर्स हैं। पार्ट टाइम उनकी कहीं और भी जॉब है, वो तो चलो सीजन बाय सीजन वो आते हैं, कभी कभार खेलते हैं, बट ओरिजिनली वो क्रिकेट प्लेयर्स नहीं है। वो सारे ड्रीम 11 के पेड प्लेयर्स हैं। अब इसको मैं थोड़ा और क्लियर करूंगा ताकि तुम समझ पाओ। देखो, फिलहाल चल रहा है ECS T10 क्रोएशिया। यहाँ पर तुम देख सकते हो 2.25 करोड़, ठीक है, 2.25 करोड़ का एक मेगा कॉन्टेस्ट ग्रैंड लीग है। और उस ग्रैंड लीग में सबसे पहले विनर को कितना मिल रहा है, 22 लाख। सेकंड विनर को थोड़ा और कम मिलेगा, तीसरे विनर को थोड़ा और कम मिलेगा। और कितने लोग यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, लगभग 7 लाख लोग। इतने सारे लोग जब पैसे लगाएंगे, तुम हिसाब करोगे तो ये 2.25 करोड़ से काफी ज्यादा होता है।
ठीक है। और जितने भी ऊपर के पैसे हैं वो तो ड्रीम 11 के खुद के जेब में चले जाएंगे और बाकी के बच्चे चलो लोगों को बांट दिए जाएंगे। और ये तो सिर्फ एक कॉन्टेस्ट है गुरु, ऐसे मल्टीपल कॉन्टेस्ट और मल्टीपल ईसीएस की मैचेस होती है डेली बेसिस पे। और ये सारी मैचेस ड्रीम 11 स्पॉन्सर करता है, पैसा रहता है ड्रीम 11 का और काफी फिक्सिंग होती है यहाँ पे। अब किसको पैसा नहीं पसंद, ड्रीम 11 को भी कमाना है, आपको भी कमाना है, बट ड्रीम 11 के पास थोड़ा ज्यादा पैसा है तो वो थोड़ा ज्यादा पैसा छापने की और कोशिश करेंगे। तो हाँ, जहां पर इतना पैसा इन्वॉल्व रहता है और ड्रीम 11 उनको एक्चुअली मैचेस खेलने के पैसे देता है और बहुत सारे प्लेयर्स पैसा कमाने के लिए आए रहते हैं, तो फिर फिक्सिंग के चांसेस हाई रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। 40 to 50% लोगों ने इस बंदे को कैप्टन बनाया। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मतलब एक अच्छा प्लेयर है और इतने सारे लोगों ने उसको कैप्टन बनाया। वही प्लेयर तुमको खेलते हुए नहीं दिखेगा उस मैच में। और ड्रीम 11 पे T10 बिल्कुल खेला मत करो। ड्रीम 11 में एक्चुअली फिक्सिंग होती है, पता है कैसे? तो ये लोग क्या करते हैं, फिक्सर्स आके मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं और इनको पता है कौन सा प्लेयर नहीं खेलने वाला होता, क्योंकि इनसाइड न्यूज इनके पास होती है। समझ रहे हो? इनसाइड न्यूज ये सारे फिक्सर्स के पास रहती है। ये तुमको ड्रीम 11 पर मिलेंगे, बड़े बड़े कॉन्टेस्ट में भी मिलेंगे और छोटे छोटे कॉन्टेस्ट में भी मिलेंगे। ये मत सोचना कि भाई 100 रुपए का कॉन्टेस्ट है वहां पर कौन सा ही फिक्सर आ रहा है, ना आएगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपए के वो 10, 20, 50, 60 कॉन्टेस्ट भी लगाने बैठे हैं। अगर वो 10,000 रुपए एक कॉन्टेस्ट पे खर्च कर सकता है तो वो 10,000 रुपए 100 कॉन्टेस्ट मिलाकर, बोलते हैं 100 कॉन्टेस्ट में डिवाइड करके मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकता है और उसमें से तुम भी एक कॉन्टेस्ट में हो सकते हो। तो ये फिक्सर से तुम्हारी मुलाकात होगी, इसलिए ड्रीम 11 पर T10 मत खेला करो। भले ही तुमको लगे कि यार यहाँ पर कॉन्टेस्ट फुल होते हैं, सब कुछ है, ये है वो है, मत खेलो भाई। सब कुछ है वहां पर, इसलिए तो वहां पर सब लोग जा रहे हैं और सभी के साथ ये स्कैम हो रहा है। तो इसलिए ड्रीम 11 पर बड़ी T20 मैचेस ही खेलो जहां पर फिक्सिंग के चांसेस तुम्हें पता है सबसे लो है, हो ही नहीं सकती फिक्सिंग। वैसी मैचेस काफी अच्छी रहती हैं ड्रीम 11 पे। बाकी जो खुद ड्रीम 11 स्पॉन्सर कर रहा है वहां पर तुम क्या ही एक्सपेक्ट करते हो। अब इसके लिए भी एक उपाय है, दूसरे को ये ऐप्स आप चेक कर सकते हो जहां पर ये फिक्सर्स आपको नहीं दिखेंगे। थोड़े कम फेमस ऐप जो हैं वहां पर अगर तुम T10 के ये मैचेस ज्वाइन करते हो, लीग 11 पर फुल हो जाते हैं, इतना मुझे पता है। वहां पर अगर तुम ज्वाइन करते हो तो फिक्सर्स के चांसेस बहुत कम है और जो भी फिक्सिंग करता है ना, वो लीग 11 की जो टेक्निकल टीम है उनको वो पैटर्न समझ में आता है कि ये प्लेयर कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, तो उनको वो परमानेंटली बैन कर देते हैं। तो ऐसे फिक्सर से तुम बच सकते हो लीग 11 पर। अगर यही ऐप तुमको चेकआउट करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। और अब बात करेंगे तुम्हें ECS T10 में टीम एक्चुअली कैसे बनानी है, टीम बनाने का प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले जो भी मैच में तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो उसके लाइनअप की तुम्हें जरूरत है और वो लाइनअप तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फैन कोड पर ही मिलेगा जो एकदम जेन्युइन और वही करेक्ट रहेगा। तो फैन कोड पर जाओ, मैच शुरू होने के 15 से 20 मिनट पहले तुमको ये लाइनअप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले तुमको टीम बनाते वक्त ऑलराउंडर सेक्शन में घुसना है और ऑलराउंडर सेक्शन में जितने भी आपको प्लेयर्स ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने अच्छी बैटिंग की है, थोड़े बहुत रन्स भी निकाले हैं और एक आध दो मिनिमम ओवर्स भी डाले हैं, उन सभी को तुम्हें ऐड कर लेना है अपनी टीम में। फिर तुम्हें करना यह है कि दोनों ही टीम्स के तुमको टॉप ऑर्डर बैट्समैन ऐड कर लेने हैं अपनी टीम में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बैट्समैन जो है इनको एडवांटेज रहता है, मैंने तुमको बताया था, पिच नहीं रहती, यहाँ पर मैट रहता है और रन्स काफी इजीली निकल जाते हैं और जो ग्राउंड होता है उसकी बाउंड्रीज बहुत छोटी होती हैं। तो फिर ये सब एडवांटेजेस बैट्समैन को ही मिलते हैं और उन्हीं बैट्समैन को ऐड करो। ऐसा भी नहीं कि सारे बैट्समैन भर दिए तुमने, तुमको वही बैट्समैन ऐड करने जिनकी बैटिंग कंफर्म है। क्योंकि अगर पिछली मैच में किसी बैट्समैन ने बहुत अच्छे रन बनाए पिछले 2-3 मैचेस में और तुम्हें लगता है हाँ अगली मैच में भी खेलेगा भाई, अच्छा खेलेगा, नहीं, पहले तुम लाइनअप में चेक करो वो खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। कभी कभी वो खेलता ही नहीं है क्योंकि पैसा खाया है भाई। फिक्सिंग से तो कोई नहीं रोक सकता, बट सावधान रहेंगे तो अपन सेफ रहेंगे। फिर बात आती है बॉलर्स की, तो वहां पर तुमको जो भी टीम सबसे पहली बॉलिंग कर रही है, ठीक है, फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग कर रही है, उस टीम के शुरुआती ओवर्स डालने वाला, मिनिमम 2 ओवर्स डालने वाले बॉलर को आपको ऐड करना है, ठीक है। जिनके पास 2 ओवर्स फिक्स्ड है उन्हीं को आपको ऐड करना है फर्स्ट बॉलिंग वाली टीम में से। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके फैंटेसी टीम को लिटरली एक अपर एज दे सकता है वो है कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन। काफी आसान तो नहीं कहूंगा मैं, बट सिंपल सा फंडा है। कैप्टन और वाइस कैप्टन देखो, तुमको उसी प्लेयर को बनाना है जिसके पास कंफर्म टॉप ऑर्डर की बैटिंग है, ठीक है, वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने उतर रहा है और उसके पास मिनिमम 2 ओवर्स हैं, बेसिकली ऑलराउंडर ही। बट कभी कभी ये आपको बॉलर सेक्शन में भी देखने को मिलेंगे। लाइनअप में बहुत चेंजेस होती रहती है तो किसी का भी रोल कुछ भी हो सकता है। तो कहने की बात मेरी वही है कि आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो बैटिंग कर देता है टॉप ऑर्डर में, ठीक है, और उसके पास मिनिमम 2 ओवर्स हैं। अगर 1 ओवर भी डाल रहा है तो भी ठीक है, बट इतना ध्यान में रखना कि पिछले रीसेंट फॉर्म में
उससे कुछ विकेट्स उठाए हैं, तो उससे तुमको लगता है कि हाँ इसके पास कैलिबर है, इसके पास वो क्षमता है कि हाँ ये विकेट उठा सकता है। या फिर तुम किसी विकेट कीपर को भी बना सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि उनकी तरफ से भी अच्छे खासे रन्स निकलते हैं। और वो विकेट कीपर को बनाना जो शुरुआती फर्स्ट टू फोर्थ मतलब टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी है, बैटिंग करने आ जाता है दूसरी या तीसरी पोजीशन पे, और विकेट कीपिंग उसके पास कंफर्म हो। विकेट कीपर्स काफी रहते हैं टीम के पास, लेकिन उस मैच में कौन विकेट कीपिंग एक्चुअली करने वाला है उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें पहले कंफर्म कर लेनी है और उस हिसाब से तुमको टीम बनाकर ये कैप्टन वाइस कैप्टन सेट करने हैं। और अब बात करेंगे दूसरे T10 सीरीज की, जहां पर आपको रियल पिच देखने को मिलेगा और बहुत कम फिक्सिंग देखने को मिलेगी, जैसे कि ओमान T10, अबू धाबी T10 और बुलान T10, फिर जिम्बाब्वे का T10। ये सारी कंट्री वाले जो T10 है, यहाँ पर फिक्सिंग थोड़ी कम होती है। इसमें जो मैक्सिमम प्लेयर्स खेलते हैं ना, वो सारे इंटरनेशनल लेवल पर एक ना एक बार खेले हुए रहते हैं, ठीक है। मतलब आपको ये सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स देखने को मिलेंगे इन T10 मैचेस में। और रियल पिच जो है, मतलब रियल पिच का फायदा एक रहता है कि या तो वो स्पिनर फ्रेंडली पिच हो या पेसर फ्रेंडली पिच हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर एडवांटेज तो मिलता है बॉलर्स को, ECS की तरह नहीं कि मैट है तो सिर्फ और सिर्फ पेसर को थोड़ा बहुत एडवांटेज और बैट्समैन को फुल एडवांटेज। ये वाली T10 मैचेस में ऐसा नहीं होता। रियल पिच है तो स्पिनर्स को भी एडवांटेज मिलता है, बॉल भी काफी अच्छे से स्विंग हो जाती है, और बैट्समैन को कभी कभार दिक्कत होती है कुछ कुछ ग्राउंड्स पे। रन्स निकालना इतना भी आसान नहीं रहता। एक एक्चुअल T20 मैच कैसे होती है, IPL की मैचेस कैसी होती है, वैसे ही स्टेडियम में आपको ये T10 मैचेस होते हुए दिखेंगी। और इन T10 मैचेस के लिए ना फोकस आपका कहाँ होना चाहिए पता है? ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलर सेक्शन में। जो मैंने पहले वाला बताया था T10, उसमें आपका फोकस रहता है बैट्समैन सेक्शन, विकेट कीपर सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन में, अगर वहां पर अच्छे प्लेयर्स हैं। बट इन T10 मैचेस में, ये कंट्री स्पेसिफिक T10 मैचेस में, तुमको बॉलर्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है और ऑलराउंडर्स पे। और एक टिप मैं बताऊंगा जो मैंने पर्सनली नोटिस की है और हमने इतने सालों में इतने T10 मैचेस में देखा है, जिस बॉलर को तुम नहीं ऐड करोगे ना, वही बॉलर उस मैच में 2 से 3 विकेट लेकर चला जाएगा। ये हर बार होता है, हर बार होता है। ये वही है एग्जाम की तरह, यार जो सिलेबस, जो चीज मैंने नहीं पढ़ी थी उसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। और इन T10 मैचेस में भी ऐसा ही होता है, जिस बॉलर को तुम नहीं ऐड करोगे वही उस दिन उस मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट्स देकर जाएगा। तो एक काम तुमको ये करना है पहले कि सारे बॉलर्स को ऐड कर लो अपनी टीम में, और स्पेसिफिकली पहली बॉलिंग करने वाली टीम, फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने वाली टीम के बॉलर्स को बिल्कुल भूलना नहीं है। भले ही सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करने वाली टीम जो रहेगी, उनके एक आध दो अगर तुम मिस कर जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स वालों को बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर ऑलराउंडर्स की बात करूं तो जो भी थोड़ी थोड़ी बैटिंग कर लेता है, मतलब अच्छे खासे 15, 20, 25 रन बना रहा है और एक आध दो ओवर भी डाल रहा है, तो उन सभी ऑलराउंडर्स को भी ऐड करो और कम से कम बैट्समैन सेक्शन और विकेट कीपर सेक्शन के प्लेयर्स को ऐड करो। तो इस तरीके से तुम्हारे बॉलर्स भी काफी हो जाएंगे, ऑलराउंडर्स भी काफी हो जाएंगे, और थोड़े बहुत जो बैट्समैन, फिर एक आध अगर विकेट कीपर आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और विकेट कीपर भी जो ऐड करोगे ना, उसके पास कंफर्म विकेट कीपिंग होनी चाहिए, कंफर्म कि वही जाएगा, वही विकेट कीपिंग करेगा। और फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम जो रहेगी, उसके विकेट कीपर को तुम ऐड कर सकते हो। वो तो चलो तुम उतना समझ ही जाओगी कि कौन सी टीम का विकेट कीपर एक्चुअली अच्छे पॉइंट्स दे चुका है पिछली कुछ मैचेस में, तो उस हिसाब से विकेट कीपर ऐड कर लोगे। बचा बैट्समैन सेक्शन में तो एक सिंगल बैट्समैन भी काफी है, और वही बैट्समैन ऐड करना जो जिसका रीसेंट फॉर्म बहुत बढ़िया है, कंफर्म बैटिंग करने वाला है और कंफर्म टॉप 3 में है, मतलब टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। और फाइनली कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे सेट करना है, वही सेम लॉजिक आता है यहाँ पर, ज्यादा कुछ अलग नहीं करूंगा। ऑलराउंडर सेक्शन में से आप कैप्टन या वाइस कैप्टन को सेट कर सकते हो। फिर वाइस कैप्टन आपको किसी ऐसे बॉलर को बनाना है जिसके पास मिनिमम 2 ओवर्स फिक्स्ड है और पिछली 3-4 मैचेस से उसने कंसिस्टेंटली विकेट्स उठाए हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में तुम्हें कैप्टन चॉइस बहुत अच्छी मिलेंगी, जो बैट्समैन जो बैटिंग भी कर ले रहा है और मिनिमम 2 ओवर, सेम फंडा है यहाँ पर भी कैप्टन और वाइस कैप्टनसी का। और फाइनली एक बोनस टिप आपको दूंगा, जो भी कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन करोगे वो 3 या 4 मेंबर वाले होने चाहिए और वो सभी एक ही अमाउंट के होने चाहिए। मतलब अगर आपकी एंट्री फीस एक कॉन्टेस्ट की 49 रुपीज है, तो वैसे आपको 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। मतलब जितना भी आपके पास पैसा है उस हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन 49, 49, 49, 49 ऐसे मल्टीपल सेम अमाउंट वाले कॉन्टेस्ट होने चाहिए। और जाते जाते मैं ये भी बताऊंगा, ड्रीम 11 पर हो सके तो T10 मैचेस मत खेलो, वहां पर बहुत फिक्सिंग होती है और जीतने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। और वो अगर मैं बोलता हूँ तुम जीत भी रहे हो, तुम अच्छा पैसा भी कमा रहे हो, उस पर 30% TDS अलग से देना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर खत्म होते वक्त। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हें ये सब नहीं चाहिए, झंझट ही नहीं पालना है, तुमको जो ऐप सही लगता है ना, तुम वो ऐप्स पर पार्टिसिपेट करो। बस इतना ध्यान में रखो कि वो लीगल ऐप है, काफी सालों से फंक्शन कर रहा है और बिना कोई
दिक्कतों के, ये सब चीजें तुमको ध्यान में रखनी पड़ती है। बट अगर तुम जेन्युइन मेरा एक रिकमेंडेशन मांग रहे हो, तो जितने भी मैंने ऐप अपने डिस्क्रिप्शन में रखे हैं ना, वो सारे के सारे मैं खुद ट्रस्ट करता हूँ। और उनमें सबसे पहले मैं रखता हूँ लीग 11 को, क्योंकि ये ऐप मैं काफी सालों से देखते आ रहा हूँ, ट्रस्ट वर्दी ऐप है और मैं खुद यहाँ पर पैसे लगाता हूँ। आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल चेक करोगे तो तुमको वहां दिखेगा कि कितने पैसे हमारे डेली बेसिस पर लगते हैं सिर्फ और सिर्फ लीग 11 ऐप पर। तो अगर मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, भले अमाउंट को कभी गिनना मत, ठीक है? वो अमाउंट मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से जितनी भी अमाउंट आपके लिए सही रहेगी वो आप लगाओ। बट लीग 11 पर अगर आप ट्राई करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे लिए ये चीज अच्छी है और लंबे समय तक चलती रहेगी तुम्हारे फायदे के लिए। एंड दैट्स इट, इतना ही था मेरी तरफ से आज के इस वीडियो के लिए। T10 में आपको किस तरीके से 3 मेंबर और 4 मेंबर की टीम बनानी है, एंड ये वीडियो रेकमेंड करना अपने वो दोस्तों के साथ जो T10 में लगातार हारते आ रहे हैं। बस उनको तो जानना ही है, उनको तो समझना ही पड़ेगा। आप तो समझ गए हो, और इस पॉइंट पर भी अगर आप मेरी बातें सुन रहे हो तो यार एक लाइक तो बन सकता है कि नहीं? सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी अपलोड करता रहूंगा और करते रहूंगा, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता तुम ये वीडियोस मिस करो। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।